हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो दो जगत वर्गीकरण है ये किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने। और तीन जगत वर्गीकरण अर्नेस्ट हेकल ने दिया है। अर्नेस्ट हेकल ने तीन जगत वर्गीकरण में इन्होंने एक एनिमल को रखा, दूसरा रखा प्लांट को और तीसरा प्रोटिस्टा, यानी तीन भागों में इन्होंने बांटा, एनिमल, प्लांट एंड प्रोटिस्टा। चार जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड ने चार जगत वर्गीकरण दिया। इन्होंने इसमें बस मोनेरा जोड़ दिया। एनिमल था, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा और चौथा इन्होंने इसमें मोनेरा जोड़ दिया। जो पांच जगत वर्गीकरण हैं इनको एच विटेकर ने दिया था। पांच जगत वर्गीकरण को एच विटेकर ने दिया। इन्होंने प्रोटिस्टा, दूसरा मोनेरा, तीसरा फंगी, चौथा पादप और पांचवा एनिमल, पांच भागों में वर्गीकृत किया। प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल। चलिए देखते हैं पादप वर्गीकरण को। तो पादप वर्गीकरण को अरस्तु ने प्लांट को आकारिकी के आधार पर तीन भागों में बांटा था। अरस्तु ने तीन भागों में बांटा, प्लांट की आकारिकी के आधार पर तीन भाग में बांटा। पहला ट्री यानी वृक्ष, दूसरा श्रब्स और तीसरा हर्ब्स यानी शाक। तीन भागों में बांटा। फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। ये प्राचीन पादप वर्ग की और बॉटनी के फादर कहे जाते हैं। कौन? थियोफ्रेस्टस आए। इन्होंने प्लांट को चार भागों में बांटा, चार पार्ट में बांटा। पहला दिया ट्री, दूसरा श्रब्स, तीसरा दिया अंडर श्रब्स और चौथा हर्ब्स। तीनों ने प्लांट को चार भागों में बांटा, ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स में। फिर एक वैज्ञानिक आए आइकलर। क्या नाम है? आइकलर। इन्होंने जातिवृत्तीय आधार पर यानी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया। जातिवृत्तीय आधार पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा। पहला क्रिप्टोगेमिया और दूसरा है फेनेरोगेमिया। अब क्रिप्टोगेमिया किसको कहा गया और फेनेरोगेमिया किसको कहा गया? तो क्रिप्टोगेमिया वो प्लांट हैं जिनमें जो जननांग है वो
जो पुष्प हैं उनमें व्यवस्थित नहीं होते। इनमें जननांग पुष्प में यानी फ्लावर में व्यवस्थित नहीं होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते। और इनके जननांग पुष्प में व्यवस्थित होते हैं या फिर पुष्प समान संरचना में व्यवस्थित होते हैं। जननांग पुष्प में या पुष्प समान संरचना में व्यवस्थित होते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया, 3 भाग में बटा, और फेनरोगेम ये 2 भाग में बटा, 2 भाग में बटा। तो क्रिप्टोगेम के 3 भाग को देखते हैं। पहला है, उसी के आगे का है ये फेनरोगेम के आगे का है। तो क्रिप्टोगेम में पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, और तीसरा है टेरिडोफाइटा। और फेनरोगेम ये 2 भागों में बटा। पहला है जिम्नोस्पर्म, और दूसरा है एंजियोस्पर्म। देखते हैं एल्गी को, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो इसके अध्ययन को यानी एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी एल्गी के अध्ययन को कहा जाता है। एल्गी के चारों ओर एक श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है, यानी एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है जिससे एल्गी ढकी रहती है, तथा इसके नीचे कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो बाहर तरफ यानी चारों ओर क्या पाया जाता है? श्लेष्मीय आवरण, चिपचिपा आवरण पाया जाता है। फिर उसके अंदर सेल वॉल होती है, यानी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब शैवाल जो है इसको संरचना के आधार पर मतलब इसको थैलस के समान होते हैं। थैलस यानी एक थैले नुमा होते हैं, अतः ये जड़ में, तनों में, पत्तियों में विभक्त नहीं होते। ये संरचना में थैलस के समान होते हैं। ये जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त नहीं होते। पत्तियों में विभक्त नहीं होते हैं। अब जो एल्गी है इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है? क्लोरोफाइटा। ये सबसे विकसित शैवाल माना जाता है। ये सबसे विकसित शैवाल माना जाता है। इसे पादप के मतलब इसको पादपों के उच्च पादपों का पूर्वज कहा गया है। इसको हायर प्लांट का या उच्च पादपों का पूर्वज कहा जाता है। ये सब जगह में पाया जाता है। ये सब जगह पाया जाता है। इसको भोजन के रूप में जो होता है ना वो क्लोरेला अल्वा, इसको भोजन के रूप में खाया जाता है। किसको? क्लोरेला को और अल्वा को भोजन के रूप में खाया जाता है। दूसरा है फियोफाइटा। ये भूरे रंग का शैवाल होता है। हाँ, जो क्लोरोफाइटा है वो हरे रंग का शैवाल होता है।
क्लोरोफाइटा, यह हरे रंग का शैवाल होता है। जो फियोफाइटा है यह भूरे रंग का शैवाल होता है। भूरे रंग का शैवाल होता है। इसको समुद्री खरपतवार भी कहा जाता है। इसको समुद्री खरपतवार कहा जाता है। ये समुद्री जल में पाया जाता है, इसीलिए इसको समुद्री खरपतवार कहा जाता है। इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है, मतलब ये देखने में काफ़ी बड़ा होता है। ये लगभग सबसे बड़े आकार की ये शैवाल होती है। बड़े आकार का ये शैवाल होता है क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा होता है। जो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है उसका नाम क्या है? मैक्रोसिस्टिस्ट। नाम क्या है? लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी। इसका नाम है मैक्रोसिस्टिस। ये लगभग अप टू 100 मीटर होती है। 100 मीटर, अप टू 100 मीटर होती है, यानी 100 मीटर से ज़्यादा होती है। अगला शैवाल है रोडोफाइटा। ये सबसे प्राचीन शैवाल माना जाता है। ये लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है। सबसे प्राचीन शैवाल माना जाता है। सबसे प्राचीन शैवाल होता है। ये जो रेड एल्गी है यानी रोडोफाइटा है, रेड एल्गी और बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, इनमें जल संरचना नहीं पाई जाती। अब जल संरचना क्या होती है? जो चलने में सहायक होती है। तो चलने में सहायक क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला। तो रोडोफाइटा में मतलब जो रेड एल्गी और बीजीए होते हैं, इनमें सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। ये समुद्र में सर्वाधिक गहराई पे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गहराई पे यही पाए जाते हैं। सर्वाधिक गहराई में पाए जाते हैं। अब ये जो रोडोफाइटा होते हैं यानी रेड एल्गी होते हैं, इनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है। रोडोफाइटा यानी रेड एल्गी में एक वर्णक पाया जाता है, यानी पिगमेंट पाया जाता है, जो कि क्या करता है? परावैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। परावैंगनी प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और जिसके कारण ये परावैंगनी प्रकाश को एब्जॉर्ब करके प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग करता है, यानी फोटोसिंथेसिस में उसका उपयोग करता है। अगला देखते हैं थैलोफाइटा के बारे में। तो दो जगत वर्गीकरण जो हुआ था, तो दो जगत वर्गीकरण के अनुसार प्रोकैरियोट फंगी एल्गी को थैलोफाइटा में रखा गया था। तो जो दो जगत वर्गीकरण हुआ है उसमें प्रोकैरियोट जो भी हैं, प्रोकैरियोट और फंगी और एल्गी, इन सभी को थैलोफाइटा में रखा गया था। इन सभी को थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया था। इनमें वास्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। वास्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। इनमें जो नर जननांग है, नर जननांग का नाम क्या है? एंथ्रीडिया। और मादा जननांग का नाम
ऊगोनिया। नर जननांग का नाम एंथ्रीडिया और मादा जननांग का नाम ऊगोनिया होता है। अगला देखते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ये जो ब्रायोफाइटा नाम है ये रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ब्रायोफाइटा नाम दिया। इसके अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है? इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है शिवराम कश्यप को। शिवराम कश्यप को। जो ब्रायोफाइटा है ये प्रथम स्थलीय पादप माना जाता है। अभी तक जो रहते थे जैसे एल्गे फंगे ये किस में होते थे? जली। तो ये जो ब्रायोफाइटा है ये प्रथम स्थलीय पादप है। इसको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह उगते तो जमीन में है, उगते जमीन पर हैं, पर जो फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के लिए जल पे डिपेंड होते हैं, यानी पानी पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। जो ब्रायोफाइटा का थैलस है ये एल्गी से अधिक विकसित होता है, यानी ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशा में ग्रो करता है। यानी जो ब्रायोफाइटा का थैलस है वो एल्गी से ज़्यादा विकसित होता है, एल्गी से ज़्यादा विकसित होता है। वह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशा में ग्रो करता है। चलिए देखते हैं अगला टेरिडोफाइटा को। टेरिडोफाइटा इसको प्रथम स्थलीय पादप कहा जाता है। ब्रायोफाइटा भी प्रथम स्थलीय पादप था पर वो फर्टिलाइजेशन के लिए जल पे डिपेंड करता है। पर ये जो टेरिडोफाइटा है ये कम्प्लीटली स्थलीय होता है, इसलिए इसको प्रथम स्थलीय पादप कहा जाता है। इसे पादप जगत का रेप्टाइल भी कहा जाता है। पादप जगत का रेप्टाइल भी कहा जाता है। इनमें प्रथम संवहनी मतलब ये प्रथम संवहनी पादप है। संवहनी यानी जो कि संवहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी इनमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। अब जब वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं यानी संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जब संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ये निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जल पर आश्रित नहीं होते हैं, यानी वाटर डिपेंडेंट नहीं होते। इनका निषेचन स्थल पर ही हो जाता है। ये निषेचन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जो टेरिडोफाइटा के प्लांट हैं ये प्लांट जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित होते हैं। ब्रायोफाइटा में एक चीज़ नहीं देखा, ब्रायोफाइटा में जो प्लांट हैं ये जड़, तना, पत्ती में विभेदित तो नहीं होते हैं पर जड़ समान, पत्ती समान और तने समान संरचना में विभेदित होते हैं। यानी इनमें एक्चुअल में जड़, पत्ती, तना तो नहीं पाया जाता पर जड़ के समान और पत्ती के समान और तने के समान संरचना पाई जाती है।
अब इसमें इस प्लांट में एक्चुअल में जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित होते हैं। इसमें दिखाई देता है इन प्लांटों में जड़, तना और पत्ती में विभेदित होते हैं। इनकी जो जड़, तना, पत्ती है ये 2 टाइप की होती हैं। इनकी जड़, तना, पत्ती 2 टाइप की होती हैं। एक होता है जिनकी तना छोटा और पत्ती बड़ी, तना छोटा और पत्ती बड़ी, उसको क्या बोलते हैं? गुरुपर्णी। गुरुपर्णी, पर्णी यानी पत्ती, गुरु यानी बड़ा। इंग्लिश में बोलेंगे मैक्रोफाइलस। और दूसरा टाइप होता है तना बड़ा और पत्ती छोटी, जिसको बोलते हैं लघुपर्णी। इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रोफाइलस। जो मैक्सिमम टेरिडोफाइटा हैं इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। टेरिडोफाइटा का यूज औषधि के रूप में, बहुत सारी औषधियों के रूप में और सजावटी पौधों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। सजावटी पौधों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो टेरिडोफाइटा का यूज औषधियों के रूप में और सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। अगला देखते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिसमें जिम्नो का मतलब होता है नग्न और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। यानी जिनमें नग्न बीज पाई जाती हैं वो कौन होते हैं? वो प्लांट कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी, बिना आवृत के बीज। जिम्नोस्पर्म प्लांट में इनमें ओवरी वॉल यानी अंडाशय की जो भित्ति होती है वो एब्सेंट होती है। अंडाशय की भित्ति एब्सेंट होती है। इसमें सीड तो पाए जाते हैं पर फल नहीं पाए जाते। सीड मिलता है, बीज मिलते हैं पर फल नहीं मिलते हैं। इनको जिम्नोस्पर्म को पूर्ण सफल स्थलीय पादप कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पे डिपेंड नहीं होते, पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसको पूर्ण सफल स्थलीय पादप कहा जाता है। ये वुडी प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? वुडी प्लांट होते हैं, यानी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। जो टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती थी, पर इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, यानी इनसे लकड़ी भी प्राप्त किया जा सकता है। ये वुडी प्लांट होते हैं तो इनसे लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। चलिए जिम्नोस्पर्म के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल को, पहला है पाइनस। इससे रेजिन प्राप्त होता है। जो पाइनस पौधा है या प्लांट है, इससे रेजिन मिलता है, रेजिन प्राप्त होता है, जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है। इस रेजिन से तारपीन का तेल बनाया जाता है। और तारपीन का तेल ये वर्निश करने में यूज होता है।
पाइनस से ही चिलगोजा भी प्राप्त होता है। पाइनस से चिलगोजा भी प्राप्त होता है। दूसरा प्लांट है टैक्सस। इसे येलो ट्री भी कहा जाता है। येलो ट्री कहा जाता है। इसकी छाल से एंटी कैंसरस यानी जो कैंसर की औषधि है, एंटी कैंसरस औषधि बनाई जाती है, जिसे टैक्सोल कहा जाता है। जो एंटी कैंसरस औषधि है यानी दवाई है, वो टैक्सस प्लांट से ही बनाई जाती है, जिसका नाम क्या है? टैक्सोल। इसको टैक्सोल कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल है सिकोया। इसको रेड ट्री कहते हैं। जैसे टैक्सस को येलो ट्री कहा जाता है, इसको रेड ट्री कहा जाता है। रेड ट्री कहा जाता है। इसको सरमन ट्री भी कहते हैं। सरमन ट्री, इसको सरमन ट्री भी कहा जाता है। सिकोया सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है। सिकोया है ये सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है। सिकोया सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है। तो इसके 3 एग्जाम्पल हुए। एक हुआ पाइनस, इससे रेजिन प्राप्त होता है, जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है, और तारपीन का तेल वार्निश में यूज होता है। पाइनस से ही चिलगोजा भी प्राप्त होता है। दूसरा है टैक्सस, इसको येलो ट्री भी कहा जाता है। टैक्सस की ही छाल से जो एंटी कैंसरस दवाइयाँ हैं वो बनाई जाती हैं। और तीसरा है सिकोया, इसे रेड ट्री भी कहते हैं, और इसको सरमन ट्री भी कहा जाता है। सिकोया सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म माना जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।